Hello and welcome to my channel. So today I am going to start Indian polity next topic, which is fundamental right. And those who are new to this channel, please subscribe to my channel. And for PDF you can join Telegram channel. So let's start fundamental rights. Fundamental rights are covered under part 3 of Indian Constitution. अब कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए राइट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। राइट्स हमारे सिर्फ फंडामेंटल नहीं होते, हमारे नेचुरल राइट्स होते हैं जो हमारे पास कुदरती राइट्स होते हैं। देन ह्यूमन्स राइट्स होते हैं हमारे पास। फिर आते हैं हमारे पास कौन से फंडामेंटल राइट्स। देन आते हैं हमारे पास कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एंड देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कौन से स्टैट्यूटरी राइट्स। ठीक, इन सभी को हम देखेंगे, मेन डिस्कस करेंगे हम। फंडामेंटल राइट्स और नेचुरल राइट्स में क्या डिफरेंस है। नेचुरल राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक, नेचुरल राइट्स मीन्स जो यूनिवर्सल है, नेचर इनहेरेंट होते हैं, किसी भी जो लिविंग थिंग्स है उनके पास ये राइट्स होते हैं। ठीक, अब ह्यूमन्स राइट और नेचुरल राइट में क्या डिफरेंस आता है फिर। Human rights are similar to natural rights, but they are universal in nature, but inherent only to humans. ठीक, अब यूनिवर्सल में हमारे पास नेचुरल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में एक ही डिफरेंस आता है कि नेचुरल राइट्स हमारे पास किनके पास भी होते हैं, जो हमारे पास जैसे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स के पास भी अपने राइट्स हैं। ठीक है, बट जो ह्यूमन्स राइट होंगे वो हमारे किसके पास है, सिर्फ ह्यूमन्स के पास। अब जो ह्यूमन्स राइट्स होंगे वो किसके पास है, सिर्फ ह्यूमन्स के पास। ठीक, नेचुरल में हर एक चीज़ आ जाएगी जो कौन सी है, लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में हमारा कौन सा आ जाएगा, नेचुरल राइट्स। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन से हैं। जो भी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें गिवन है, कौन सा जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो हमारे राइट्स गिवन है हमारे पास, वो हमारे पास कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में हमारे कुछ राइट ऐसे भी हैं वो हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे राइट्स हैं वो क्या हमारे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हैं, बट इसके अलावा भी जो हमारे पास राइट्स है फंडामेंटल राइट्स के अलावा, वो हमारे पास कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दीज आर राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल। एग्जाम्पल, आर्टिकल 226 प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक, जैसे जे हमारे पास क्या है, एक राइट है हमारे पास, बट जे हमारे पास किस में, फंडामेंटल राइट्स के अंदर कवर नहीं है, तो जे हमारे किस में है, जे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर कवर होता है। ठीक है, अगर आपको पूछेंगे कि हमारे पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपने बोलना है कि नो, वी हैव अदर राइट्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जे आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कौन से, स्टैट्यूटरी राइट्स। स्टैट्यूटरी राइट्स में हमारे पास कौन से राइट्स आते हैं। दीज आर द राइट्स प्रोवाइडेड टू पीपल बाय वेरियस लॉ। ठीक है, लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। काफ़ी जो लॉ पास होके जो हमें राइट्स मिले हैं कुछ, वो हमारे पास राइट्स किस में अंदर आते हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स के अंदर। एग्जाम्पल, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एमजी नरेगा एक्ट, ये सब जो हमारे पास राइट्स मिलते हैं हमें जहाँ से, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे पास स्टैट्यूटरी राइट। ये था हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंसेस, आपको जो बेसिक्स पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं कहाँ पे, जो हमारी मेन डेफिनेशन है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 3। फर्स्ट ऑफ आपने ये जा रखना है कि हमारे कौन से पार्ट के अंदर कवर है, जे हमारे पार्ट 3 के अंदर कवर है। अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कहाँ से इंस्पायर्ड हुए हैं, ये इंस्पायर्ड होके कहाँ से आए थे, बिल ऑफ राइट्स के। ठीक है, कहाँ से, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स जो कहाँ पे है हमारे, कहाँ पे जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हमने क्या किया है, इंस्पायर्ड होके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बनाए थे। ठीक है, और पार्ट 3 है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स, और जो पार्ट 4 है हमारा, पार्ट 4 हम नेक्स्ट देखेंगे आगे। पार्ट 4 आता है हमारे पास कौन सा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को मिला के हमारा क्या बनता है, हमारा कॉन्सेंस ऑफ, किसको बोलते हैं, कॉन्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछेगा कॉन्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं, तो हमारा पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को मिला के बनता है जे। ठीक है, जे आपको पता होना चाहिए
क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट गिव्स इंटेलिजेंस टू द स्टेट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें इंटेलिजेंस देता है किसको? स्टेट को। ठीक है। अब हम बोलते हैं क्या फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे? एसेंशियल है किसके लिए? हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एज कॉर्नरस्टोन। कॉर्नरस्टोन भी हम बोलते हैं किनको? फंडामेंटल राइट्स को। एग्जाम में आपको ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस या छोटे छोटे आपको पॉइंट्स पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तो आपको पता होना चाहिए कॉर्नरस्टोन किसको बोलते हैं हम, कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, कहाँ से इंस्पायर होकर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स डाले थे। ये सब बेसिक पूछते हैं एग्जाम में। ठीक। अब हम चलते हैं कहाँ पे? इनको फंडामेंटल राइट्स ही क्यों बोलते हैं, क्या है इनका रीज़न है कि इनको हमने फंडामेंटल्स में दिया हुआ है। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। इनको इसीलिए फंडामेंटल्स बोलते हैं क्योंकि स्टेट है जो हमारी, स्टेट मीन्स कि जो हमारी कंट्री के जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट उनको बोलते हैं। स्टेट कैन नॉट टेक अवे दीज राइट्स। ये राइट्स हमारी स्टेट्स नहीं ले सकती। एंड एनी लॉ जो भी इन राइट्स को इन्फ्रिंजिस करेगा वो हम क्या कर देंगे? डिक्लेयर कर देंगे क्या? नल। नल एंड वॉइड हम क्या कर देंगे? डिक्लेयर कर देंगे। अगर कोई राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स के, अगर कोई हमारे क्या राइट्स फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंजिस करते हैं तो हम क्या करेंगे? उन राइट्स को हम क्या कर देंगे? नल एंड वॉइड कर देंगे। ये आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं कहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे पास कौन से है? 6 फंडामेंटल राइट्स है। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट। ठीक है, जहाँ पे राइट अगेंस्ट है, राइट टू नहीं समझ बैठना, जहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड 6th इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हम सभी के सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके लिए आपने कैसे लर्न करने हैं? इनके लिए आपने सीधा जा रखने हैं ई एंड ई, 3 ई आपने जा रखनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज इक्वालिटी, नेक्स्ट वन इज एक्सप्लॉयटेशन, एंड थर्ड ई इज लेटर टू एजुकेशन। देन हमारे पास आ जाता है एफ आर एंड सी। ठीक, एफ आर एंड सी। एफ इज लेटर टू फ्रीडम, देन आर इज लेटर टू हमारा रिलीजन, एंड सी इज लेटर टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, दिस इज द ट्रिक टू लर्न टू कीप रिमेंबर दीज फंडामेंटल राइट्स। इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन। एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि फ्रीडम के अंदर हमारे पास कौन कौन से राइट्स कवर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फ्रीडम्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से 19 to 22। अब इनके लिए क्या है हमारे पास? 4 to 4 2। ये आपने ऐसे रख सकते हो लर्न करने के लिए कि इनके बीच में कितने कितने हमारे पास आर्टिकल्स प्रेजेंट है, कौन कौन से आर्टिकल्स कवर है इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक, 4 to 4 2, जहाँ पे अभी हमारा +1 हो चुका है, कौन सा? 21 ए भी हमारा ऐड हो गया। देन इनके लिए आपने जा रखने कितने हैं? 5 है जहाँ पे, एंड जहाँ पे भी आपने क्या जा रखने हैं? 4। 4 to 4 to 4, ये पैटर्न आपने फॉलो करना है सिंपल, और फर्स्ट आपने 5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये थे हमारे क्या जितने भी फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, ये इनका ओवरव्यू। अब हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 14 पे हम चलेंगे सीधा डायरेक्टली। आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी के रिलेटेड है, और इसमें जो हमारे राइट्स हैं वो कौन कौन सा है हमारे पास? सबसे पहले आता है हमारे पास आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमारा क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर एग्जाम में देखे आपको तो आपको पता होना चाहिए किसमें कवर होता है, वो हमारा आर्टिकल नंबर 14। क्या बोलता है हमारा आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 बोलता है कि स्टेट है जो, स्टेट जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो हमारी स्टेट है वो डिनाई नहीं कर सकती किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कहाँ पे? जो हमारे विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया में हमारे पास कहाँ पे जो भी हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है
वो सारा का सारा इसमें कवर होता है। ठीक। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों की दोनों टर्में क्या हमारी सिग्निफाई करती हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे क्योंकि एग्जाम में इन रिलेटेड पूछते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से कॉपी किया हुआ है, आपने जा रखना है कि कहाँ से कॉपी किया हुआ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने कॉपी किया हुआ है जोके से, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहाँ से कॉपी किया है, हमने यूएसए से। दोनों की दोनों एक ही चीज़ है, तभी हमने आर लिखा हुआ है यहाँ पे। दोनों को दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही टर्म में बोल रही हैं, बट कंसेप्ट इनके अलग अलग है। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो हमने यूके से लिया है, और जो इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो हमने जहाँ से लिया है, कहाँ से, यूएसए से। जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, नेगेटिवली वर्डेड है। ठीक है, नेगेटिवली वर्डेड है। और जो सेकंड यूएसए वाली स्टेट है वो हमारी क्या है, पॉजिटिवली वर्डेड क्या है, स्टेटमेंट है। जो पहले वाली स्टेटमेंट है उसका मतलब है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय पर्टिकुलर, क्या यहाँ पे पर्टिकुलर क्या, जो भी इंडिविजुअल है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो भी एब्सेंस है किसकी, स्पेशल जो प्रिविलेजेस मिलेंगे इंजॉयड बाय पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसकी नज़रों में, जो लॉ के नज़रों में। ठीक है, मीन्स कि जो सारे के सारे लोग होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई भी क्या होगा, एक दूसरे से बड़ा नहीं होगा, सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्सेप्शन के लिए है जो हमारे स्टेट गवर्नर्स होंगे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके लिए क्या है जहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे हमारे पब्लिक सर्वेंट होंगे, जजेस होंगे, फॉरेन डिप्लोमेट्स होंगे, उन सभी के लिए क्या है, जो एक्सेप्शन का केस है। बाकी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे इन दी किसकी, इन दी आई ऑफ लॉ। ये थी हमारी किसकी स्टेटमेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ की स्टेटमेंट ये बोलती है। अब सेम ही क्या बोलती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी यही स्टेटमेंट बोलती है। कहाँ से लिया हमने, यूएसए से, और पॉजिटिवली वर्डेड स्टेटमेंट है। ये क्या बोलती है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, मीन्स की इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, डैट इज जो क्या बोलता है कि लाइक होंगे, लाइक शुड बी क्या होंगे, लाइक शुड बी ट्रीटेड अनलाइक, like should be treated alike, means कि it does not means कि uniform application of law under all circumstances, but situational variation हो सकती है। ठीक है, while keeping in mind before applying the law, thus means कि जो 14 हमारा जो क्या है आर्टिकल है वो हमें गारंटी करता है किसकी, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। ठीक है, क्या हमें गारंटी करता है, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। अब हम चलते हैं कहाँ पे, हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें आपने क्या जा रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो प्रोविड्स करता है, मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो प्रोविड्स करता है, रोकता है डिस्क्रिमिनेशन किनके अगेंस्ट, जो भी सिटीजन है, एनी सिटीजन किनके ग्राउंड्स पे, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी के ऊपर आप क्या किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्या सा आर्टिकल बोलता है, ये हमारा आर्टिकल 15 बोलता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जहाँ पे एक मूवी बनी है इसके ऊपर, आर्टिकल 15 के ऊपर, देखना आपको पता लग जाएगा इसके रिलेटेड, आर्टिकल 15 के रिलेटेड। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता हमारा किस पे ऊपर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपने किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो ईवीएस है, ईवीएस का रिलेटेड हमारा क्या है, जो रिजर्वेशन मिली है वो भी इसी के अंदर क्या आती है। कौन सा आर्टिकल है वो, हमारा आर्टिकल 15। उसके अंदर हमारी क्या आती है, सब क्लास आती है। कौन से, आर्टिकल 15 की सब क्लास 6। एग्ज़ाम में पूछेंगे ईवीएस रिजर्वेशन हमारी किसके अंदर हमारी क्या आती है, तो आपको पता होना चाहिए द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा, 103rd अमेंडमेंट एक्ट। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो आया था, उसने एक न्यू प्रोविज़न ऐड किया था। कौन सा लेटर, आर्टिकल 15 सब क्लास 6। इसमें क्या बोलता है कि स्टेट है वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है किनके लिए, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है,
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो क्या बना सकती है, प्रोविजंस बना सकती है। इसमें क्या होगा कि स्टेट शैल मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन लेटर टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, जहाँ तो फंडेड मिल रही हो कि नहीं मिल रही हो। ठीक है, बैकअप जे है इसकी स्टेटमेंट। However, such a reservation will not apply to minority educational institution। जो हमारी कंट्री में मिनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ पे ये क्या रिजर्वेशन हमारी क्या लगेगी, नहीं लगेगी। ठीक है, ये आपने क्या रखना है, जहाँ पे जा रखना है। किसके लेटर ईवीएस अगर एग्जाम में पूछेंगे आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 15 सब क्लास 6, जहाँ पे सिर्फ प्रोविज़न की बात हो रही है। ठीक है, प्रोविज़न की बात चल रही है कि हमारी क्या सरकार ऐसे प्रोविज़न बना सकती है, बट अभी जो हमारा बना है वो आर्टिकल 16 के अंदर कवर होगा। ठीक है, वो आर्टिकल 16 के अंदर कवर होगा। 15 में सिर्फ बात कर रहा है कि ये स्टेट है वो ऐसे प्रोविज़न बना सकती है किनके लिए, एनवायरमेंट्स, किनके लिए, हमारे एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। अब हम चलते हैं कहाँ पे, ये आपने देख लिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती हमारी स्टेट किसके ग्राउंड पे, रेस, रिलीजन, ये सारे के सारे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या बोलता है, जो हमारा 16 है हमारा आर्टिकल, वो हमारा बोलता है सेम चीज बोलता है, वो भी प्रोहिबिट्स किसको बोलता है, डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे याद रखना है कि बड़े एम्प्लॉयमेंट के बारे में है। इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस, आप डिस्क्रिमिनेशन किसी नहीं कर सकते गवर्नमेंट ऑफिस में इन एम्प्लॉयमेंट के केस में, एज पर आर्टिकल, जहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे हैं, बट मैं आपको इम्पोर्टेंट ही कवर करवा रहा हूँ कि जो हमारे आर्टिकल क्या है 16 सब क्लास 4 है, वो क्या बोलती है कि स्टेट में मेक, वो बना सकती है एनी प्रोविज़न फॉर द रिजर्वेशन ऑफ और अपॉइंटमेंट, reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens which is opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। जहाँ पे हमारी क्या क्या करती है, जहाँ पे भी स्टेट्स को क्या करती है, प्रोविजन बना सकती है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल बोल रहा है कि अगर आपको एग्जाम में आ जाएगी अपॉइंटमेंट के लिए हमारी रिजर्वेशन के लिए जो प्रोविज़न बनाएंगे वो हमारे किस आर्टिकल में कवर होंगे, तो वो आर्टिकल हमारा कौन सा होगा, 16 होगा। ऐसे ही जो हमारा आर्टिकल 16 सब क्लास 6 है, इसके अंदर हमारा जो ईवीएस का जो हमारा क्या है रिजर्वेशन है, वो इसके अंदर हमारा क्या बैठता है कि वो हमारा क्या प्रोविज़न इसके अंदर आते हैं। ठीक है, एज जहाँ पे लिखा हुआ है मेक एनी प्रोविज़न फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। एडिशन होगी किसमें, जो हमारी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन होगी, और मैक्सिमम कितनी होगी इसके लिए, 10% तक। ठीक है, मैक्सिमम कितनी, 10% जो रिजर्वेशन होगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है वो आता है हमारा कौन सा, अवॉल्यूशन। ठीक है, किसके लिए, अवॉल्यूशन कितना, किसका, अनटचेबिलिटी। ठीक है, वायलेशन ऑफ किसकी, हमारी अनटचेबिलिटी, ये आपने जा रखना है। ठीक है, सीधा सीधा का सीधा एग्जाम में पूछेंगे वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमारा कौन से आर्टिकल के अंदर कवर होता है, तो आपको पता होना चाहिए हमारा आर्टिकल 16। ये आर्टिकल हमारा क्या है, एब्सोल्यूट आर्टिकल है। मीन्स कि ये हमारा क्या है, अगर आपने कहीं भी ये थोड़ा सा भी कहीं आपने किसी के साथ क्या कर दी, ऐसा कर दिया, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस आपने कर दी किसी के साथ, तो आपको क्या मिल सकती है, जहाँ पे पनिश मिल सकती है, और आपको डायरेक्टली ऑफेंसिव पनिश है बाय लॉ, जहाँ पे आपको मौका भी नहीं मिलना जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। ठीक है, मीन्स कि आप ये है क्या है, एब्सोल्यूट आर्टिकल। अगर आपको पूछेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारा क्या कौन सा आर्टिकल है, कि जो एब्सोल्यूट आर्टिकल है वो हमारा क्या है, आर्टिकल 17। ठीक है, कौन सा है हमारा, आर्टिकल 17। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो किसी के साथ अनटचेबिलिटी, तो आपको क्या कर जाएगा, इन्फॉर्म इज फॉरबिडन। ठीक है, इन्फॉर्म इज फॉरबिडन। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसएबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंसिव पनिशेबल बाय लॉ, आपको सजा हो सकती है इसके रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा कौन सा, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 हमारा किसके रिलेटेड बात करता है,
अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अगर आपको कहीं फॉरेन से टाइटल्स मिल रहे हैं या फिर आपको कोई टाइटल मिल रहा है तो आप ऐसे टाइटल्स नहीं लगा सकते। जैसे आपने कोई सपोज करो आपने कोई पद्म भूषण जीत लिया तो आप अपने आगे ऐसे नहीं लिख सकते कि पद्म भूषण फिर आपने अपना नाम लिख दिया ऐसे राहुल ऐसे, ठीक है, ये आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर यूज़ कर सकता है, अगर कोई इंजीनियर है तो वो ऐसे इंजीनियर यूज़ कर सकता है। इनके लिए क्या है जहाँ पे छूट है। अगर आपको कोई बाहरली कंट्री से भी अगर आपको कोई आपको नाम देता है या आपने कोई ऐसा काम किया है कि आपको टाइटल मिल रहा है तो आप वो भी हमारा क्या ऐसे यूज़ नहीं कर सकते बिना परमिशन के, ठीक है। और कोई भी जो फॉरेन हमारी कंट्री में रह रहा होगा तो वो भी हमारे इंडियन का ऐसे टाइटल क्या कर सकता है, नहीं ले सकता, ठीक है। और वॉल्यूशन ऑफ टाइटल में हमारा ये कि सारे के सारे क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। कौन कौन सा हमने आर्टिकल कवर किया, मैंने आपको कवर कराया सिर्फ एक ही आर्टिकल हमने अभी डिस्कस किया हमारा, कौन सा आर्टिकल हमारा, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। फंडामेंटल राइट हमने कौन सा कवर किया, राइट टू इक्वालिटी। सिर्फ एक ही हमने किया, कौन सा, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। सबसे पहले कौन सा, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 हमने कौन सा किया, जहाँ पे हमारा कि हम डिस्क्रिमिनेशन के नहीं कर सकते ऑन दी ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स वगैरह, ये हमने सारे के सारे इसमें डिस्कस किए। देन ये क्या बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट के केस में आप क्या कर सकते हो, इन गवर्नमेंट ऑफिस आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। 17 हमने कौन सा किया, अनटचेबिलिटी के लेटर, एंड 18 हमने किसके लेटर किया, ओवल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, ओवल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ये आपने ऐसे ऐसे याद रखने हैं। इसमें हमारा ईवीएस वाला कवर हुआ था, इसमें हमारा कौन सा एब्सोल्यूट राइट हमारा ये कवर हुआ था, इससे हमने इक्वालिटी इक्वल्स अमंग ऑल, एक्सेप्शन कौन से थे हमारे प्रेसिडेंट वगैरह, वो क्या थे, एक्सेप्शन केस थे यहाँ पे। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम करेंगे, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हमारे कौन कौन से आर्टिकल कवर होंगे, आपको मैंने पहले बता दिया था, 4+1 पैटर्न चलेगा। 4+1 जहाँ पे कौन सा आएगा, आर्टिकल 21A होगा ऐड, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 4 तो हमारे कौन से आ गए, 19, 20, 21, 22, 4 ही आर्टिकल इसमें हम देखेंगे। आर्टिकल 19 में आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे कैसे कि ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू, किसमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सीधा एग्ज़ाम में पूछेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमारा कौन सा आर्टिकल है, तो हमारा आर्टिकल 19। देन आएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और साथ में क्या है कि आप असेंबली कर सकते हो, कहाँ पे, पीसफुली इकट्ठे हो सकते हो विदाउट आर्म्स, ये एक क्या है, कंडीशन है। और साथ में आप क्या बना सकते हो, एसोसिएट और यूनियन बना सकते हो, एंड कोऑपरेटिव्स, और साथ में क्या बना सकते हो, कोऑपरेटिव्स भी बना सकते हो। आपको इजाज़त क्या है मूव करने की फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट कुछ स्टेट्स में है जहाँ पे हमारा क्या है, इंटर स्टेट परमिट की परमिशन आपको लेनी पड़ती है, ये आपने जान रखना है। और साथ ही में टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप कोई भी एनी ऑक्यूपेशन आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, ट्रेड और बिजनेस, ये सारे के सारे आप कर सकते हो, ठीक। बट ऐसा नहीं है कि ये राइट हमारा क्या है, एब्सोल्यूट राइट है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास भी यहाँ पे क्या है, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कंट्रोल्स है जो हमारी स्टेट्स हमारे के ऊपर कहती है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हमारे क्या है रिस्ट्रिक्शंस है आती है हमारे पास, कौन कौन सी हमारी स्टेट्स वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे हमारी कुछ स्टेट्स हैं इंटर क्या है, इनर परमिट लाइन, इनर परमिट लाइन, बिना इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट है, 4-5 स्टेट्स हमारी, वहाँ पे आप ऐसे एंटर नहीं कर सकते बिना इसके, ठीक है। जहाँ पे क्या आ जाती है, हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। ऐसे ही क्या है कि आपकी अगर सपोज करो कहीं पे रिस्ट्रिक्शन है तो आप अगर जाना चाहते हो तो आप पूछ भी सकते हो, और जुडिशल रिव्यू का केस भी ले सकते हो कि किस बात पे आपने जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। जुडिशल रिव्यू मीन्स कि आप कोर्ट में जाके आप बात रख सकते हो अपनी, कि किस बात पे हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ गवर्नमेंट है वो किस बात पे यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, हमारे ऊपर कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्यों लगाई हुई है, ठीक है। जे है वेदर इज रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं है, और पर्पसफुल है कि नहीं है, इज टू डिटरमाइन, फाइनली कौन करेगा, कोर्ट करेगा। व्हेन ए लॉ इज चैलेंज्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, हेंस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मीन्स कि जो गवर्नमेंट है हमारी, ऑन फ्रीडम आर नॉट फाइनल और
नॉट कंक्लूसिव, वो फाइनल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप क्या कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू आपके लिए ओपन है। आप जब चाहो आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट के पास जा सकते हो कि ये रीज़न क्या है इनका रिस्ट्रिक्शन लगाने का। ठीक, मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाता है कि ये राइट भी आपका पास क्या है, एब्सोल्यूट राइट नहीं आता है। ठीक है, ओनली मैंने अभी तक कौन सा कराया, आर्टिकल 17 हमारा क्या है, एब्सोल्यूट राइट के अंदर कवर होता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेंगे आपको इसके रिलेटेड। नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ पे, आर्टिकल हमारा 20। आर्टिकल हमारा 20 कौन सा आता है, एक जहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे आपको पता होगा JNK के रिलेटेड जो इंटरनेट इशू था, इस राइट टू इंटरनेट एसेस ए फंडामेंटल राइट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट एक्सेस टू इंटरनेट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे तो राइट टू इंटरनेट एक्सेस किसके अंदर आता है, तो हमारा अंडर आर्टिकल 19 के अंदर वो कवर होगा। ठीक, ये आपने जा रखना है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल 20 हमारा क्या कहता है कि प्रोटेक्शन मिलेगी किसके रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में, हमारे इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपने कोई कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस कुछ किया तो उस केस में आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। किस किस केस में मिल सकती है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। अगर जब तक उसने क्या कोई कानून या लॉ नहीं तोड़ा होगा, इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, उस समय जो एक्ट बना भी होगा, कमीशन ऑफ द एक्ट। देन नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस। अगर किसी ने एक ही क्या गुनाह किया, उसको एक से ज़्यादा बार उसको क्या वो सेम सज़ा आपको नहीं दे सकते। ठीक है, सीधा के सीधा आपको एग्जाम में पूछेंगे ऐसे तीनों के तीनों स्टेटमेंट, और पूछेंगे कि कौन से आर्टिकल के अंदर ये कवर होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे आर्टिकल नंबर 20 के अंदर कवर होती है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। नेक्स्ट क्या बोलता है कि नो पर्सन एक्यूज फॉर एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप किसी को ऐसे बोल नहीं सकते कि अपने बारे में बता तूने जो क्यों किया था, कि अपने आप को विटनेस नहीं बना सकते आप। ठीक है, ये भी हमारे इसमें क्या, तीनों के तीनों में आपको क्या प्रोटेक्शन मिलती है। ये आपने जा रखना है, इसमें आपको प्रोटेक्शन मिल रही है जहाँ पे। ठीक, देन आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 21, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, फंडामेंटल राइट। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एंड फंडामेंटल राइट, और हम इसको क्या बोलते हैं, हमारा बैकबोन ऑफ क्या, बैकबोन ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 4। एग्ज़ाम में आपको बोलेंगे बैकबोन ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हम किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस किस को बोलते हैं। वो हमारा आर्टिकल हमारा कौन सा आता है, आर्टिकल 21। अंडर दिस आर्टिकल ये क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये क्या आ जाता है यहाँ पे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जहाँ पे क्या है ये कंसेप्ट दिया गया है सेम किसके रिलेटेड, इंग्लैंड में। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया, ये कंसेप्ट इंग्लैंड से। एग्जाम में पूछेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया हमने, तो इंग्लैंड से कॉपी किया है। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एक सेम प्रोसेस है हमारे पास, कौन सा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसे मैंने आपको पहले भी 2 टर्में बताए थे आर्टिकल 14 में, वो भी सेम मीनिंग थे उनके, बट हमने कंसेप्ट कहीं कहीं से लिए थे। ऐसे ही सेम क्या है हमारे पास, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। दोनों के दोनों का मीनिंग क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों को दोनों की मीनिंग सेम है, बट हमने कहीं कहीं से डिफरेंट क्या है जगह से लिया हुआ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। ठीक है, यूएसए से हमने क्या लिया हुआ है, कंसेप्ट लिया हुआ है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, हमारा जो आर्टिकल 21A जो हमने ऐड किया था वो हम देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें आ जाता है। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसको, जितने भी बच्चे हैं, किनकी एज है, जो 6 to 14 एज के जो हमारे बच्चे हैं एज के, उनको क्या होगी, फ्री का एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिल जाएगी इन सच मैनर एज द स्टेट में और बाय लॉ डिटरमाइंस। ठीक है, ये आपने जा रखना है। पहले ये हमारी क्या थे, डीपीएस में था, अब हमने इसको क्या बना दिया, हमने आर्टिकल बना दिया। ठीक
ठीक है, हमने क्या बना दिया, इसको हमने आर्टिकल बना दिया हुआ है, आर्टिकल 21A। अब पूछ सकते हैं अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमने इसको ऐड किया था, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट हमने के थ्रू हमने इसको क्या ऐड किया था, कब किया था, 2002 के बीच में। ठीक है, एज आपने जा रखनी है कौन सी, 6 to 14 के बीच में जो बच्चे होंगे उनके लिए। ये था हमारा आर्टिकल 21A। नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ पे, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है कि जहाँ पे क्या बोलता है कि एनी पर्सन, आपको जहाँ पे अरेस्ट से भी जाता है, ठीक है, एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड भी है एंड डिटेन्ड है इन द कस्टडी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। अगर आपको क्या अरेस्ट किया जा रहा है कि आप कस्टडी में हो, आपको बताना पड़ेगा उनको जिन्होंने अरेस्ट किया है, पुलिस ने, कि क्यों अरेस्ट किया है, कौन से ग्राउंड है, किस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने उनको अरेस्ट किया है। The person arrested shall not be detained the right to consult and to defend by a legal practitioner of their choice. Every person जो भी अरेस्टेड होगा and detained in the custody shall be, आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स के अंदर आफ्टर सच जो भी अरेस्ट हुआ है आपका। However, the protection granted under 22 article shall not be allowed, उनसे बंदों को जिनको नहीं मिलेगी, any person who from the time being is enemy alien हो। enemy aliens means कि जो हम बाद में बताऊंगा कि कौन से enemy aliens होते हैं हमारे। to any person who is arrested or detained under any law providing for the preventive detention। ठीक है, ये भी आपने जा रखना है इसके लेटर। दोनों के दोनों किस में आ जाता है, यहाँ पे हमारे आर्टिकल 22 में। कौन कौन से आर्टिकल्स मैंने आपके कवर किए, आर्टिकल मैंने 19 से लेके 22 तक, 19, 20, 21, 21A एंड 22। 19 हमने किसके लेटर किया था, हमने 19 हमने किसके लेटर किया था, जो फ्रीडम एंड स्पीच के लेटर किया था हमने, फ्रीडम एंड स्पीच के लेटर किया था। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस भी है, ग्राउंड मीन्स कि एब्सोल्यूट नहीं था जे। देन 20 में क्या आता था हमारे, जो भी आपने कोई भी ऑफेंसेस किया उसके लेटर आपको प्रोटेक्शन मिलती है। अब 21 में हमारा क्या आता है, लाइफ आ जाती है हमारे, और 21 में हमारा क्या आता है, एजुकेशन आ जाती है किन के लिए, जो 6 से लेके 14 तक जो हमारी एज के स्टूडेंट है। देन जो हमारे क्या किसके लेटर आ जाता है, जो 22 हमारा क्या है, किसके लेटर, जो हमारे ऑफेंसेस वगैरह है किनके लेटर जो प्रोटेक्शन मिलती है हमें। ठीक है, जो प्रोटेक्शन मिल रही थी अगेंस्ट किसके, जो अरेस्ट होने के अगेंस्ट, जो हमें कौन सी, जो हमारे प्रोटेक्शन मिल रही थी। आप 24 आवर्स में आपको मजिस्ट्रेट के पास लेने जाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा उनको कि किस आपने क्यों उनको डिटेन किया हुआ। ठीक है, ऐसे ये सब थे हमारे किस में, जो हमारा आर्टिकल 2 था। पहले क्या था, FRC, पहला इक्वालिटी देन फ्रीडम, ये सारे किसके अंदर थे, हमारे फ्रीडम के अंदर। नेक्स्ट हम चलेंगे कौन से आर्टिकल, हमारे आर्टिकल्स राइट अगेंस्ट हमारे एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आप अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो जा रखना है यहाँ पे, इनके रिलेटेड आर्टिकल्स हमारे आर्टिकल 23 एंड 24, दोनों के दोनों हमारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे क्या करते हैं, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स कि रोकना, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मीन्स की जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बैगर्स एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ जो फोर्स लेबर है उनको क्या करना है, अपने प्रोहिबिटेड करना है। और क्या करना है साथ ही में, एनी कॉन्ट्रोविक्शन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी ऑफेंसिव पनिशेबल होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। मीन्स कि अगर आप ऐसे कुछ प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिल सकती है। देन आर्टिकल हमारा क्या आता है, आर्टिकल 24, इसमें यह होता है कि आप बच्चों को क्या है, फैक्ट्रीज में नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके लेटर पे आपके पास राइट है। रोकना है किनको, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, एग्जाम एक्स्ट्रा जो भी होंगे। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, कहाँ पे, जहाँ पे एज जा रखने अपने 14। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी डेफिनेशन बनती है चिल्ड्रन की, वो बनती है कि जो भी बच्चा 14 के नीचे है, एज के नीचे है, वो 14 के, वो क्या है, चिल्ड्रन है। मीन्स कि आप
जहाँ पे जो भी बच्चा 14 के नीचे जो बच्चा है उनको आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं रख सकते। कहाँ पे, इन एनी फैक्ट्री और जो माइनिंग का है, जहाँ आर एंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट का जो कोई भी आपके पास है, तो वहाँ पे आप बच्चों को नहीं लगा सकते। मीन्स कि आप जहाँ पे, अगर आपका कोई घर का अपना बिजनेस है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, कर सकते हो उनको। ठीक है लो, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कौन सा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किसके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन के अंदर आर्टिकल आते हैं हमारे कौन सा, आर्टिकल 25 टू 28, 4 आर्टिकल्स इसमें कवर होंगे हमारे। आर्टिकल 25 क्या बोलता है हमारा, कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस ऑफ एंड प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, किसकी, रिलीजन की, आप प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो एंड प्रोपोगेट कर सकते हो अपने कोई भी रिलीजन को। ऑल द पर्सन्स आर क्या है, इक्वली इंटाइटल्ड है टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। एग्जाम में आपको सीधा के सीधा पूछेंगे, बट दिस राइट इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन जिस आर्टिकल है जो हमारा आर्टिकल 25, वो राइट है रिस्ट्रिक्टेड है, क्या, पब्लिक ऑर्डर रिस्ट्रिक्टेड आएगा यहाँ पे, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के ऊपर आप क्या करोगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, 3 वर्ड है यहाँ पे, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, तीनों के तीनों जो हमारे किस में लिखे हैं, आर्टिकल में लिखे हैं। एग्जाम में इनमें से आपको पूछ सकते हैं तीनों के तीनों। ठीक है, देन हमारा इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे एक आपने जा रखा होगा जो वेयरिंग ऑफ एंड कैरिंग ऑफ क्रिपांस जो रखी होती है, कहाँ पे इंक्लूडेड है, कहाँ पे, जो प्रोफेशन है किसका, सिख रिलीजन का। ठीक है, तभी उन्होंने ये इनको क्या है, लो है यहाँ पे। ठीक है, ये जा रखना आपने। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा आर्टिकल, हमारा आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 हमारा क्या बोलता है, कि फ्रीडम है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर को फ्रीडम मैनेज करने की आपके पास क्या है, आज़ादी है। सब्जेक्टर टू क्या होगा, यहाँ पे भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, तीनों के तीनों आपके जहाँ पे वर्ड है। ठीक है, ये आपने इनके लेटर पढ़ लेनी है, क्या क्या दिए हुए यहाँ पे आप। नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, हमारा आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जहाँ पे किसी भी, क्या यहाँ पे, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन आप नहीं कर सकते। जहाँ पे नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स, किसी पर्सन को आप सेल क्या कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते कि आप पे करो टैक्सेस। The proceeds of which are specially appropriated in payment of offenses for the promotion of maintenance of any particular religion or religious demonstration। मीन्स कि जहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप किसी भी बंदे को कंपेल नहीं कर सकते कि टैक्सेस दो, आप किसी प्रमोशन कर रहे हो किसकी पर्टिकुलर, क्या जो भी हमारा क्या है, पर्टिकुलर हमारा क्या है, रीजन है। ठीक है, मीन्स कि जहाँ पे क्या लाता है हमारा, जो ट्रूली के हम बोलते हैं इसको, क्या, ट्रूली। ठीक है, ट्रूली क्या लाता है, जो सेकुलर कलेक्टर लाता है। ठीक है, ट्रूली क्या लाता है, सेकुलर कलेक्टर लाता है, किसका, स्टेट का। जे रोकती है स्टेट को। ठीक है, क्योंकि रोक रही है यहाँ पे स्टेट को, कि आप किसी पर्टिकुलर क्या रीजन पे आप क्या कर नहीं करोगे, किसके रिलेटेड, या किसी पर्टिकुलर कोई भी स्पेंडिंग नहीं करोगे। ठीक है, जहाँ फिर स्टेट को रोकती है स्पेंडिंग टैक्स कलेक्शन फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, ये हमारा क्या लाता है, टोटली सेकुलर करेक्टर लाता है। ठीक है, 27। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास आर्टिकल 28। 28 हमारा क्या बोलता है, कि फ्रीडम है या आपके पास एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप जहाँ पे क्या कर सकते हो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो या फिर रिलीजियस वर्शिप कर सकते हो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, फ्रीडम है आपके पास। बट कौन कौन से, यहाँ पे जैसे आपके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे उनको क्या मिलती है, जहाँ पे फ्रीडम्स होती हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट परमिटेड। जैसे प्राइवेट एडेड होंगे
परमिटेड होंगे बट वॉलेंटरी बेसिस पे होंगे। ऐसे ही प्राइवेटेड जहाँ पे आपको एडेड मीन कि जहाँ पे फंडिंग मिल रही है आपको, ऐसे प्राइवेटेड होंगे जो अनएडेड, वहाँ पे भी क्या है, परमिटेड है। ठीक है, इन दोनों में परमिटेड है। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट एस्टेब्लिश अंडर रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट, जहाँ पे हो गए जैसे मिशनरी स्कूल्स बोला मैंने आपको, क्रिश्चियन स्कूल, जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। ठीक है, इनको रिलेटेड ये थे हमारे किसके आर्टिकल 27 28 आर्टिकल। अब देखते हैं हमारी क्या इसके रिलेटेड, रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा था, 25 26 किसके रिलेटेड था, फ्रीडम फॉर प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, जो आपने सीधा प्रोफेशन के रिलेटेड जा रखना है। 26 हमारे किसके रिलेटेड था, मैनेज रिलीजियस अफेयर के रिलेटेड। ठीक है, ये हमारा 26 27 एंड 28 हमने कर लिया। नेक्स्ट हम हमारे दो आर्टिकल रहते हैं यहाँ पे, कौन कौन सा, आर्टिकल 29 एंड 20, आर्टिकल 29 एंड 20, जहाँ पे क्या बोलता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है दोनों के दोनों। 29 हमारा क्या बोलता है, प्रोटेक्शन देता है ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज। ठीक है, जहाँ पे मिनॉरिटीज के लेटर लिखा है बट ये मिनॉरिटीज नहीं है, इसमें सारे के सारे कवर होते हैं। ठीक है, सभी के सभी यहाँ पे इसमें कवर होते हैं, याद रखना। जैसे अब देखना क्या लिखा हुआ है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, पहले लिख दिया उन्होंने, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रेजिडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट, जिनका कौन सी मिनॉरिटी है, याद रखना यहाँ पे, जिनका क्या है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर है। ठीक है, जहाँ पे वो वाली मिनॉरिटी नहीं आएगी, जहाँ पे वो मिनॉरिटी है जिनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्ट भी है और कल्चर भी है अपने आप का। शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, सपोज करो एक विलेज है कहीं, ऐसे ही उनका अपना ही क्या है, कस्टम है, राइट्स, उनका अपना ही क्या लैंग्वेज है, अपनी ही क्या स्क्रिप्ट है कोई, और कल्चर भी उनका अपना ही है। किसी एक अगर इंडिया में ही ऐसा कोई विलेज है, जैसे ट्राइब्स वगैरह होती हैं, तो उनके पास क्या हो जाता है, वहाँ उनके पास राइट है कंजर्व करने का ये सब। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, एडमिशन भी आप डिनाई नहीं कर सकते इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर रहा है वहाँ पे स्टेट, जहाँ भी रिसीव कर रहा हो, फंडिंग मिल रही है उसको स्टेट से, याद रखना यहाँ पे स्टेट वाले हैं। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट है वो तो लो नहीं भी कर सकता है, बट जो स्टेट वाले हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे आप ऐसे क्या डिनाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज है। ठीक है, इन सभी में से कुछ ना कुछ। अब हम चलते हैं कहाँ पे, आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या है, ये आता है हमारे पर लेटर राइट टू मिनॉरिटीज़ के लेटर, जहाँ पे मिनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, दोनों के दोनों राइट है, किनका, मिनॉरिटीज़ के पास राइट है। जैसे हमारे मिनॉरिटीज़ की क्या बनी होती है, आपने यूनिवर्सिटीज़ देखी होंगी। ठीक है, वो भी हमारी इसी के अंदर आती है। ऑल मिनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज के ऊपर, दोनों के ऊपर है। जहाँ पे हमारे इंडिया में मिनॉरिटीज़ कौन कौन सी बेस के ऊपर है, एक तो रिलीजन के बेस पे ऊपर है और दूसरी लैंग्वेज के बेस के ऊपर। एग्ज़ाम में इनके ऊपर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे, रिलीजन और लैंग्वेज। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर कौन सा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ देयर, अपनी चॉइस का क्या बना सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देन स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड, जहाँ पे एड नहीं मिलेगा टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ मिनॉरिटीज़। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि आपको साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कौन, जहाँ स्टेट, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। ये था हमारा कौन सा, आर्टिकल 30। दो आर्टिकल इसके बीच में, दोनों को दोनों आपने कवर कर लिए। दोनों के रिलेटेड किसके रिलेटेड है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देन आर्टिकल 31 हमने रिपेल कर दिया था, उसके अंदर हमने कौन से 3 आर्टिकल्स ऐड कर दिए थे। आर्टिकल 31 रिपेल करके 3 आर्टिकल्स ऐड कर दिए, कौन कौन से इसके आगे। ये रिपेल कब हुआ था, ये लिखा हुआ है 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर किया था, कब, 1978। और हमने प्लेस कर दिया किसको, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया कहाँ पे, आर्टिकल 300A के अंदर इसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। प्रोवाइडिंग फॉर, अब क्या बन गया है, ऑर्डिनरी लीगल राइट। ठीक है, ऑर्डिनरी लीगल राइट, ऑर्डिनरी
लीगल राइट बन गया हुआ, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, आर्टिकल 31A 31B एंड 31C हमने ऐड कर दिया इसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पूछते नहीं है ज़्यादा, तो हम देखे भी नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 32 इम्पॉर्टेंट है जो हमारा इसका फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 कॉन्फर करता है किसके ऊपर पावर, ऑन द सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टू इशू करने के लिए क्या अप्रोप्रिएट रेट्स, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द रेट्स। अब रेट्स कौन कौन सी होती है हमारे पास, रेट्स की मीन्स कि जहाँ पे हमारे पास इशू करता है जो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो इशू करता है और हाई कोर्ट भी जो इशू करते हैं, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट करता है और एक हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट करता है हमारा अंडर आर्टिकल क्या 32 एंड जो हाई कोर्ट करता है हमारा अंडर आर्टिकल 26। ऐसे ही बहुत सारे क्या अदर क्या है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे पास जो रिट इशू करती है, जैसे कैट आ गया, सैट आ गया, चैट आ गया। ये एक सारे के सारे भी क्या करते हैं, रिट इशू करते हैं कौन से अंडर आर्टिकल 32 क्लास 3, ठीक है। अब रीट जो हम अब रेट्स हमारी क्या है क्या क्या नहीं है वो हम देखते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आर्टिकल 32 के रिलेटेड कुछ और। आर्टिकल 32 कंटेन्स द लीगल रेमेडी ऑफ फंडामेंटल राइट, मीन्स कि जहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपका वायलेशन होती है किसी भी फंडामेंटल राइट की, तो आप डायरेक्टली कहाँ पर जा सकते हो, आप सीधा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है। मीन्स कि आपका अगर कुछ फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, हाई कोर्ट का भी ऑप्शन है, बट अगर फंडामेंटल राइट हो रहा है आपका कोई वायलेट तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। हाई कोर्ट के पास तब जा सकते हो, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, बट ऐसे भी अगर कोई आपका क्या दूसरा लीगल राइट आपको वायलेट हो रहा है तो आप सीधा पहले किसके पास जाओगे, आप सीधा हाई कोर्ट के पास जाओगे, ठीक है पहले। बट हमारे फंडामेंटल राइट में हम क्या करते हैं, सीधा हम हाई कोर्ट के पास सीधा जा सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स के जो फंडामेंटल राइट है हमारा कौन सा, आर्टिकल 32 क्या बनाता है, मेक्स ऑल फंडामेंटल राइट्स रियल बनाता है और इनको इन्फोर्सेबल बनाता है, ठीक है। रियल भी बनाता है और इन्फोर्सेबल बनाता है। और मीन्स कि जो हमारा क्या प्रोवाइड कर रहा है, टिथ कर प्रोवाइड कर रहा है किसको, टू दी अदर फंडामेंटल राइट्स को। अगर एग्जाम में पूछेगा कि टिथ कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो आर्टिकल 32। मीन्स कि क्या बोल सकते हो कि दे वेरी इंपॉर्टेंट राइट है हमारे किसके लिए, हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। अब जहाँ पे क्या था, इसी रीज़न की वजह से जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उन्होंने इस आर्टिकल क्या डिस्क्राइब किया था, हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल अगर आपको पूछेंगे एग्ज़ाम में किस आर्टिकल को बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए, हार्ट एंड सोल जो आर्टिकल है वो हमारा कौन सा, आर्टिकल 32। किन्होंने बोला था, डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था जी, ठीक है। द कंसेप्ट है जो रिट जुरिडिक्शन का वो हमने काफ़ी अडॉप्ट किया था। जो हम बोल रहे हैं कि रिट रिट हम कर देंगे, कहाँ से लिया था हमने जी हमने लिया था इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड में हमने ये लिया था, ये मैंने आपको बता दिया। अब रिट कौन कौन सी टाइप की है, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोवेशन, क्रेटोरियस क्रेटोरी, देन क्या कोवरांटो कोवरांटो, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोवेशन। अब कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, लोकाई स्टैंड। लोकाई स्टैंड आई क्या होता है, अगर सपोज करो आप कोई किसी केस में कन्विक्शन हो गई, ठीक है। मीन्स कि आपने कोई केस की, किसी केस में आप क्या हो कि जहाँ पे हो जेल में हो, और अब जेल के अंदर हो आप, तो आप वहाँ से अपना तो कोई केस लड़ नहीं सकते डायरेक्टली। तो मीन्स कि अगर आप क्या हो विक्टिम, डायरेक्टली क्या कर सकता हो जहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सके, तो वो क्या बोलते हैं उसको हम, लोकल स्टैंड आई। इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टैंड आई। इसमें क्या होता है कि विक्टिम है बिहाइंड के पीछे, बिहाइंड द बार है एंड नॉट इन पोजीशन टू रीच द कोर्ट, सो लोकल स्टैंड आई मे नॉट, जहाँ पे क्या हैबियस कॉर्पस में हमारा क्या होगा, मे नॉट अप्लाई, ठीक है। मे नॉट अप्लाई किस में होगा, ये हमारा
जहाँ पे हेबियस कॉर्पस में, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा क्या है, लोकल स्टैंडाई में हमारा जो विक्टिम है वो क्या है, बिहाइंड द बार है। एक्शन किनके अगेंस्ट लगता है? जो स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे, कोई भी हमारा प्राइवेट इंडिविजुअल जहाँ पे स्टेट होगा उसके अगेंस्ट क्या हम यहाँ पे हेबियस कॉर्पस लगा सकते हैं, ठीक है। हेबियस कॉर्पस उसके पीछे लगा सकते हैं। देन आता है हमारे पास किसके रिलेटेड, मैंडमस। मैंडमस में मीन्स इसका मतलब ही क्या होता है? मैंडमस मतलब कमांड, ठीक है। मैंडमस मतलब ही कमांड होता है। इसमें भी क्या होता है, किसका लेटर लगती है? जब पब्लिक अथॉरिटी का लेटर लगती है। याद रखना, सिंपल पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर आएगा, प्राइवेट के ऊपर नहीं आएगा जी, ठीक है। इसमें भी लोकल स्टैंडाई नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो विक्टिम क्या बिहाइंड का वार है, ठीक है। देन आता है हमारे पास कौन सा, प्रोविशन। प्रोविशन मीन्स कि ये टाइप का होता है कि जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज है जो हमारी, उनके अगेंस्ट लगता है जी, ठीक है। जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज हमारे, उनके अगेंस्ट लगता है। एग्जाम में सीधा पूछते हैं कि मैंडमस किसके अगेंस्ट लगता है, हाबियस कॉर्पस किसके अगेंस्ट लगता है, लोकल स्टैंडाई किस में जस नो आएगा। तो आपको सीधा का सीधा टेबल बनाया हुआ मैंने, इसके लेटर और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविशन हमारा किसके लेटर लगता है, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल। एंड जो हमारे क्रेटोरिया है, ये भी हमारे किसके लेटर लगते हैं, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी के लेटर। दोनों के दोनों सेम है। डिफरेंस क्या आता है इन दोनों के बीच में? जो प्रोविशन में जो रिट इशूड होती है अगेंस्ट जो हमारी होती है, इसके लेटर होती है टू इंश्योर करने के लिए डैट द बॉडीज है जो हमारी, कौन सी, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल बॉडीज है, रोमेन अपने क्या रहे, जुरिडिक्शन के बीच में ही रहे, ठीक है। अगर एंड इफ सच ए बॉडी टेक अप ए केस विच इज बिहाइंड देयर जुरिडिक्शन, अगर कोई ऐसी आ गया जैसे हाई कोर्ट से कोई नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट है, वो ऐसा केस ले लेता है कि उसकी जुरिडिक्शन के बिहाइंड, कोर्ट के उस जुरिडिक्शन के बिहाइंड है, तो उस केस में हम क्या लगा सकते हैं, जो हमारा रिट हम इशू कर सकते हैं, ठीक है। इनके लेटर लगता है जो जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल बॉडी के। इसमें तो आप जा सकते हो, लोकल स्टैंडर्ड लग सकते हैं जैसे, क्योंकि इसमें तो कोई है नहीं बिहाइंड द बार्स। सेम आ जाता हमारे पास कौन सा, क्रेटोरिया। क्रेटोरिया। देन फिफ्थ आ जाता हमारे पास कौन सा, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मीन्स कि बट इज योर अथॉरिटी, मतलब होता है इसका बट इज योर अथॉरिटी, आपकी क्या अथॉरिटी है। इसका लेटर क्या होता है, द पर्पस इसका है टू इंश्योर डैट द पर्सन जो होल्डिंग कर रहा है उस पब्लिक ऑफिस को, ठीक है, जो बंदा उस पब्लिक ऑफिस को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए। तब हम ये क्या लगाते हैं, क्यू वारंटो हम क्या लगाते हैं, रेट हम क्या लगाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी थी, हैबियस कॉर्पस स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के रिलेटेड एक ही है, जहाँ पे दो पब्लिक ऑफिस के रिलेटेड है और दो जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रिलेटेड है। और कौन कौन सी के बीच में लगता है, सिंपल जो जुडिशियल बॉडीज़ है वहाँ पे हमारे क्या लगती है, दोनों की दोनों लगती है। बाकी लोग का स्टैंड है हमारे तीनों पे क्या लगता है, नो रहता है, ठीक है। ये थे हमारे क्या, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है अंडर पार्ट 3। अब इसके अलावा भी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में और भी राइट है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ और राइट्स हैं, वो देख लेते हैं थोड़े से कौन कौन से राइट है। जैसे हमारे पास अंडर आर्टिकल क्या है, अंडर आर्टिकल 33, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, किसके रिलेटेड है, आर्म्ड फोर्सेस के रिलेटेड। देन मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट किसके रिलेटेड है, आर्टिकल 34 के रिलेटेड, ठीक है। जब मार्शल लॉ हमारा क्या लगा हो तो ये रिस्ट्रिक्शन के रिलेटेड है और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ऐसे ही आर्टिकल 33 हमारा, जहाँ पे भी हमारा क्या है, आर्म्ड फोर्सेस के रिलेटेड, ये दोनों के दोनों राइट है। फिफ्थ, अब नेक्स्ट जो राइट आता है हमारे पास, कौन से राइट है, जो राइट है आउटसाइड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब मीन्स की जो आउटसाइड है पार्ट 3 के जो अलावा राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से है, जैसे अंडर आर्टिकल 250, अंडर आर्टिकल 265, देन अंडर आर्टिकल 3A, ठीक है। ये आपने जा रखना है, जहाँ पे भी यही है, नो टैक्स शैल बी लाइव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ।
ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल 265 के अंदर। देन ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसके रिलेटेड है? ये फ्री होगा। किसके अंडर आता है? आर्टिकल 301 इन पार्ट कौन सा? 13 पार्ट 12। देन आ जाता है हमारे पास जो है वो मैंने अडल्ट सरफेस बताया आपको, आर्टिकल 326 इन पार्ट कौन सा? हमारा 15। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है आपने याद रखना है, और डीपीएसपी में आपने डिफरेंस याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफाइबल। क्या है? जस्टिफाइबल। फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे क्या जस्टिफिकेबल है, बट जो डीएसपीज है वो नहीं है। मीन्स कि जो फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट होते हैं आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, बट जीएसपी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, दीज आर नॉन जस्टिफाइबल, आप डायरेक्टली कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ठीक है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स क्या है, दोनों आगे जो बाकी वाले जो राइट्स है वहाँ से उनसे डिफरेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा जितने भी मैंने आपके पास फंडामेंटल राइट्स जहाँ पे कवर की है एग्ज़ाम में, जो मैंने करवाया उन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे, इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछते। ठीक है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी, जो मैंने आपको बताया आपने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं इनके रिलेटेड। ओके, थैंक यू।